हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 20 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब रेडी होंगे आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अभी घोषणा हो चुका है, आज जो है शपथ दिलाया जाएगा। तो कौन जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो विकल्प में है आपके मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आतिशी मारलेना। तो कौन बनेगा आपको बताना है दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर आपका रहेगा रेखा गुप्ता, जो है बीजेपी से अभी विधायक बनी है। इनको जो है चौथे महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेखा गुप्ता आप जान लीजिए 5 सालों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री होने वाली हैं। अगर कोई ऐसा कोई दिक्कत ना आया कि जो है विधानसभा भंग करना पड़ा, तो ये 5 साल के लिए यही बनी रहेंगी। तो रेखा गुप्ता के बारे में जान लीजिए, ये जो है शालीमार बाग सीट से जो है विधायक है, अभी विधायक चुनकर जो है आई है। देखिएगा, या इसलिए इसको याद रखना है क्योंकि अभी बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था, वहां आपका उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री का सीट पूछ लिया था कि किस सीट से जो है चुनाव जीते हैं। तो इसीलिए रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग सीट से जो है विधायक बनी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो है नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट यहीं से पूछा जा सकता है सॉरी, यहीं से पूछा जा सकता है कि ये दिल्ली की जो है कौन से नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो चौथी महिला मुख्यमंत्री आपकी दिल्ली की बनी है। इसके पहले जो है कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुका है महिला मुख्यमंत्री के रूप में। तो सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये बात आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद शीला दीक्षित आपकी बनी थी जो कांग्रेस से थी, और आतिशी मारलेना जो है अभी जो है आम आदमी पार्टी से इसके पहले जस्ट मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की, दिल्ली की। देखेंगे जब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल, जब वो जेल में थे, उसके बाद से जब उनके ऊपर कई आरोप लगा, तो आतिशी मारलेना को जो वो बनाए थे, लगभग 2-3 महीना ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की हैं। और प्रवेश वर्मा ये जो आपके उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको याद रखना है विधानसभा का अगर सीट देखेंगे तो 70 में से जो है 48 सीटों पर बीजेपी ने जीती है। और जो वहां आम आदमी पार्टी जो अभी तक सत्ता में थी, वो 22 सीटों पर जो है 22 सीटें पाई है। वहीं कांग्रेस का देखेंगे तो कांग्रेस एक भी सीट वहां हासिल नहीं की है, यानी 70 में से 0 सीट कांग्रेस लाई है। भाजपा देखेंगे, ये देखिएगा भाजपा बीजेपी 27 वर्षों बाद जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत पाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जो है अभी न्यूज में दिल्ली चल रहा है, हमेशा चलता रहता है दिल्ली, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। देखिएगा, दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा क्या बनाया गया था, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ये बात आपको जो है याद रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार पूछा जा चुका है। दिल्ली को कब एनसीआर घोषित किया गया था, 1991 में। वो भी 69वां संविधान संशोधन आया था, उसके तहत इसको एनसीआर घोषित किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां अपना खुद का जो है हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। ये भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश के पास जो है हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो 1991 में इसको जो है इस रूप में बनाया गया था। वहां उसी समय जो है 70 विधायकों का जो है ये कहा गया कि विधानसभा होगा, वो भी 70 सीट वाली विधानसभा होगी। देखेंगे अभी जो है ये यहाँ 70 में से 10% मंत्री हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री को लेकर के। तो 70 में से कितना सीट हो गया आपका, 7 मंत्री, यानी मुख्यमंत्री और मंत्री लेकर के 7 मंत्री केवल हो सकते हैं दिल्ली में। उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 70 का 10% देखेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ये बातें भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका बेसिक से जाकर के जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली में देखेंगे तो आपका जो है एमपी कितने हैं, जिसको कहते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी लोकसभा में। तो लोकसभा में आपके जो है 7 सीट है, यानी यहाँ जो है 7 सांसद है लोकसभा से। और राज्यसभा से देखेंगे आपका तो यहाँ 3 सांसद हैं। ये सब बेसिक बातें इसकी हैं, इसको आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली के बारे में ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, आपको ध्यान रखना। और ये आपको ये भी याद रखना कि यहाँ जो है एक चीज ये है
जो रेखा गुप्ता बनी है, इनका नियुक्ति कौन किया गया करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ना कि उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ये बात आपको जो है नोट डाउन ये भी करना है, क्योंकि ये आपसे ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वहां के मुख्यमंत्री को जो है कौन नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप याद कर ऐसे कर सकते हैं कि वो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसीलिए वहां जो है कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं, द्रौपदी मुर्मू यानी उनकी नियुक्ति करेंगी। तो ये चीज आपको ये भी याद रखना है। ये देखिएगा आपका रेखा गुप्ता जी है, ये जो है बीजेपी से विधायक चुनी गई, इनका सीट भी याद रखना है। अगला है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर आपको बताना है। विकल्प में है 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 20 जनवरी। तो कब यह मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस? सही उत्तर आपका रहेगा, देखिए सॉरी 20 फरवरी को, आज के दिन ये जो है मनाया जा रहा है। तो आज 20 फरवरी है, आज हम लोग इसको मना रहे हैं, ये आपका नहीं रहेगा सही। 20 फरवरी को जो हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना रहे हैं। तो देखिएगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है 20 फरवरी को मनाया जा रहा है 2025 को। कब से मनाया जा रहा है, तो 2009 से यह दिवस मनाया जा रहा है। कब से? 2009 से। ये बात याद रखना है। देखिएगा क्यों मनाया जाता है। 1995 में जो है कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है, वहां जो है विश्व सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी में। इस सम्मेलन का यह परिणाम निकला था कि वहां कोपेनहेगन घोषणा, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन के रूप में यह जो है सामने आया था। इसके जो है जब ये मीटिंग हुआ था उसके बाद, और 26 नवंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा किया था कि 20 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 2007 में घोषणा किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, लेकिन 2009 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। विश्व लेवल पर जो है सामाजिक विकास को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसलिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है। इसका थीम भी जान लेना जरूरी होता है कि अब की वर्ष का थीम क्या है। कह रहा ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस, यानी सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन, अंतरालों को पाटना, गठबंधन बनाना। कैसे जो है वैश्विक गठबंधन करके जो है सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है, इसलिए इसका थीम यही है। और अंतराल जो है, जो सामाजिक न्याय का जो अंतराल है, यानी सामाजिक न्याय जो कई लोगों को मिल पाता है, कई लोगों को नहीं मिल पाता, उसके बीच में जो गैप है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए जो गठबंधन बनाना है पूरे विश्व लेवल पर है। तो ये थीम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY कब लॉन्च किया गया था या कब शुरू किया गया था, जो अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है अभी इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। तो विकल्प में है फरवरी 2016, फरवरी 2018, मार्च 2020, फरवरी 2022। तो आप लोग बताइए कि कब ये जो है शुरू किया गया था जो अभी चर्चा में है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आपके कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ये मतलब मान लीजिए 2000 हम कह रहे हैं 2005 में लॉन्च किया गया था, तो इससे मतलब नहीं कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहे और महत्वपूर्ण योजना है। अभी आप यूपीपीसीएस का ये सब का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई वनडे वाला, SI वाला या SSM वाला देखेंगे, इस सब से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा गया है, मिलान करने के लिए भी आया है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था, विकल्प आपके पास है, देख लीजिए। वैसे ये कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 2016 में, वो भी 18 फरवरी को यह लॉन्च किया गया था। अभी ये अपना 9 वर्ष पूरा कर लिया है, इसके कारण से ये जो है चर्चा में रहा है। 18 फरवरी को, आज 20 है, तो ये इसलिए जो है चर्चा में था। तो देखिएगा 18 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने जो है 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और बजट में इस योजना को 2025-26 के लिए भी बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से भी ये जो है चर्चा में रहा था। बजट जब आप पढ़े होंगे तो ये भी आप देखे होंगे। इसके लिए बजट का आवंटन अब की बार कितना हुआ है, 69,515.71 करोड़ रुपया का बजट का आवंटन किया गया है। इस स्कीम को जो है बढ़ाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब के लिए? 2025-26 के लिए बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखेंगे अगर इसके बारे में, तो इसको जो है 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था,
उद्देश्य यही है इसका, किसानों को प्राकृतिक आपदा जो होता है, नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा कैसे प्रदान किया जा सकता है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, इस उद्देश्य के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया था। आप देखते होंगे प्राकृतिक आपदा जब आता है, बारिश हो गया, सूखा हो गया, तो फसल कितना बर्बाद हो जाते हैं। तो जैसे आदमियों का बीमा होता है, उसके नाम से ही आपको पता चला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिस तरह से आदमी लोग अपना जो है, मनुष्य अपना बीमा कराते हैं, उसी तरह से ये कहा गया कि जो है फसलों का भी बीमा होना चाहिए। यानी जब अगर फसल नुकसान हो जाए तो उसका बीमा रहेगा, तो किसानों को जो है लाभ उससे मिल सकेगा। तो उससे जो है उनकी सुरक्षा होगी किसानों की, और वित्तीय सुरक्षा भी होगा। क्योंकि जो है मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए 10,000 का फसल आप लगाए हैं, अगर किसी कारण से जो है आपका फसल नुकसान हो गया, तो हम कह रहे हैं अगर 6,000 ही आपको मिल जाए तो कम से कम आपका नुकसान जो हुआ वो कम हो जाएगा। या मान लीजिए 8,000 मिल जाए, तो निश्चित रूप से देखेंगे तो किसानों को उससे बहुत फायदा होगा। तो देखेंगे खरीफ फसल के लिए, खरीफ फसल मतलब जो धान गेहूं धान होता है, इस सब फसल जो है जून जुलाई में जो आपका बोया जाता है, तो ये खरीफ का फसल होता है। उसके लिए 2% आपका जो है प्रीमियम लगेगा। रबी फसल जो गेहूं चना ये सब होता है, ये आपका रबी फसल आता है, उसके लिए 1.5% प्रीमियम आपको आता है। वाणिज्यिक या बागवानी फसल के लिए देखेंगे तो 5% आपका प्रीमियम आपको देना होता है, किसानों को देना होता है। पहले एक योजना जो है कंपलसरी था किसानों के लिए, लेकिन अभी 2020-21 से ये जो है सबके लिए वॉलंटरी बना दिया गया है, मतलब स्वैच्छिक बना दिया गया है। जो इस योजना से जुड़ना चाहता है वो किसान जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्रीमियम पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी या जो है वाणिज्यिक फसल होते हैं उनके लिए 5%। अब इसको कैसे याद करेंगे? खरीफ जानते होंगे आप, धान की खेती जो होती है उसमें जो है कभी बाढ़ आ गया, कभी जो है सूखा पड़ गया, कभी बारिश नहीं हुआ तो सूखा पड़ गया। इसके कारण से क्या होता है, ज्यादा संभावना होती है खरीफ की फसल को ज्यादा नुकसान होने के लिए, तो इसीलिए उसको जो है थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देना होता है 2%। और रबी के लिए अपेक्षाकृत वहां कम नुकसान होता है, होने की संभावना रहती है, तो इसलिए 1.5% वहां देना पड़ता है। और बागवानी के लिए आपको याद रखना 5% है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जब से लॉन्च किया गया है। अगला है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय यानी ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है, ये भी कह रहा क्या, पहला, भारत का क्या है, पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय। यानी जो वॉल होता है किसी का दीवार, उस दीवार पे जो है खुले आसमान में ओपन एयर में ये संग्रहालय बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? विकल्प में आपके मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। सही उत्तर आपको बताना है, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो देखिएगा सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो आईएमडी मुख्यालय है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके जो है जो जितने वाल है, बाहरी वाल है, उस पर जो है आईएमडी से संबंधित जितनी घटनाएं हो रही है, कैसे वो फोरकास्टिंग करता है, मतलब जो है अनुमान लगाता है मौसम का, कैसे आपदाओं से वो सुरक्षा करता है, उस सब के बारे में पूरा जो है डिटेल्स इसमें इस वाल के माध्यम से बताया गया है, इस जो है आर्ट के माध्यम से बताया गया है। तो नई दिल्ली के मौसम भवन में 18 फरवरी को इसको जो है लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी स्थापना जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150वीं वर्षगांठ की यात्रा जो है 150वीं यात्रा को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया है। आप जानते होंगे आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? आपको हम शायद बताए हैं। इसकी स्थापना जो है आजादी के बहुत पहले हो गई थी। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है कभी शिमला में भी शिफ्ट हुआ, कभी पुणे में भी शिफ्ट हुआ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब इसके बारे में याद रखना है। तो इसकी 150वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, इसको भी हम आप लोगों को बताए थे। तो ये आपको जो है याद रखना है, 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये जो है वाल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और संग्रहालय में देखेंगे तो 38 जो है भित्ति चित्र हैं, जो भारत की मौसम संबंधी प्रगति कैसे हो रही है,
आईएमडी के ऐतिहासिक विकास को कैसे किया, समाज में इसके योगदान को दर्शाते हैं। यह परियोजना जो है दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसमें जो है आईएमडी के मुख्यालय की बाहरी दीवारों को भारत की मौसम पूर्वानुमान विरासत के लिए एक कलात्मक श्रद्धांजलि में बदल दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको हम बताए ना कि क्यों जो है कैसे बनाया गया है, तो जो उसके वाल है, बाहरी वाल, उस पे जो है जितने भी आईएमडी से संबंधित घटनाएं, कैसे वो प्रगति किया, ऐतिहासिक विकास उसका कैसा रहा, समाज में ये किस तरह से योगदान कर रहा है, मौसम संबंधी जब घटनाएं होती हैं तो कैसे ये जो है लोगों को बचाता है, इस सब के बारे में पूरा उस वाल पे जो है 38 भित्ति चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये देख लीजिए आप किस तरह से वाल चित्र के माध्यम से जो है यहाँ दर्शाया गया है। ये देखिएगा आपका जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये देख रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये भी आपका देख लीजिएगा किस तरह से है आपका वाल। तो ध्यान रखना है, आईएमडी के मुख्यालय में इसका किया गया है। अगला है अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है जो अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन है, इसका किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। विकल्प आपका है शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव है, देखिएगा भूपेंद्र है, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, कीर्तिवर्धन सिंह। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा जो पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नाम से तो आपका पता चल रहा होगा, अपशिष्ट जो वेस्ट होता है उसका रिसाइकलिंग करना, पुनर्चक्रण और क्लाइमेट चेंज है उससे संबंधित ये सम्मेलन है। कहते हैं ना वेस्ट जो है, जो अपशिष्ट होता है वेस्ट, उससे कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाए, उसके लिए ये जो है कह सकते हैं सम्मेलन हुआ था। कैसे अपशिष्ट को जो है रिसाइकिल करके एनर्जी में एनर्जी में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, तो उससे संबंधित ये आपका सम्मेलन था। तो देखेंगे अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन जो है भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ है, REAIAI, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन आपका भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है। सम्मेलन जो है भारत में पर्यावरण स्थिरता, कैसे पर्यावरण को स्टेबलाइज किया जा सकता है, आर्थिक विकास को कैसे जो है आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर जो है केंद्रित था। तो कैसे जो है पर्यावरण को जो है स्थिरता दिया जा सकता है और आर्थिक विकास कैसे अधिक से अधिक किया जा सकता है, वो भी इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा करके, इसलिए यह सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप देखिए फरवरी 2025 में, देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अगर आपको आ रहा है तो एक बार आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम मान लीजिए इसको कुछ दूसरा बताएं, आप कुछ दूसरा बताएं, लेकिन अगर आप हम बता दिए आप गलत बताएं, गलत से भी डरना नहीं है। अगर गलत बता दिए तो आपके लिए हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा अगर हम सही बताएंगे उसको। तो कह रहा है कि फरवरी 2025 में भूकंप झुंड यानी अर्थक्वेक स्वाम के कारण जो है किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया है, यानी किस देश में जो है भूकंप झुंड यानी अर्थक्वेक स्वाम आया, उसके कारण से जो है आपातकाल लगाना पड़ा किस देश में। तो विकल्प में है जापान, ग्रीस, इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला। तो आप बताइए किस देश में जो है ये आपातकाल लगाया गया है भूकंप झुंड के कारण। अभी आपका यहाँ एक शब्द है भूकंप झुंड, तो ये भी जान लेना जरूरी होता है भूकंप झुंड क्या होता है। तब देखेंगे जब एक ही तीव्रता का भूकंप, पहले इसका उत्तर देख लीजिए, ये ग्रीस में आपका जो है लगाया गया है, जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस है। तो ग्रीस में ये आपातकाल लगाया गया है। अब आप देखिए भूकंप झुंड क्या होता है। भूकंप झुंड होता है जैसे मान लीजिए भूकंप आया, रिएक्टर पैमाने पर उसका अगर देखेंगे तो उसकी तीव्रता 7 है। अगर लगभग उसी तीव्रता के कई सारे भूकंप आते रहे, लगातार आते रहे, रुक रुक के आते रहे या उसी समय आते रहे, तो उसको क्या कहता है, भूकंप झुंड कहते हैं। लगभग तीव्रता आपका समान रहना चाहिए, तो उसी को कहते हैं अर्थक्वेक स्वाम। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे ये टर्म ही पूछा जा सकता है कि ये भूकंप स्वाम होता क्या है। तो ग्रीस के देखेंगे ये क्षेत्र है सेंटोरिनी, आईओएस, आमोरगोस और अनाफी में जो है समुद्र के अंदर भूकंप के झुंड के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। भूकंप झुंड आपको हम बता दिए जब तो कब होता है,
जब समान तीव्रता की कई भूकंपीय घटनाएं जो है एक छोटे से क्षेत्र में एक के बाद एक आती रहती हैं, और इन झुंडे में देखेंगे कई सारे, अक्सर देखेंगे तो कई सारे छोटे हजारों कम तीव्रता वाले जो है भूकंप भी मतलब आते रहते हैं या शामिल होते हैं। ये कहाँ होता है? ये घटनाएं वहां होती हैं जहां भूकंपीय ऊर्जा बनती रहती है और कम मात्रा में वहां से निकलती रहती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा आपका ग्रीस, ये आपका मैप है, यूरोपीय देश है, यहाँ के आसपास देखेंगे अल्बानिया, उसके बाद बुल्गारिया, ये सब देश स्थित है। ये आपका देखेंगे इसका राजधानी एथेंस होता है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना है। अगला है पीएम आशा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप बताएंगे, अभी हम आपको सब बता देते हैं। इस पीएम आशा योजना की समयावधि जो है बढ़ा दिया गया है। तो कह रहा है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो ये भी चर्चा में रहा है। इसकी क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसकी समयावधि को जो है बढ़ा दिया गया, इस योजना को जो है, ये योजना समाप्त हो रहा था। तो कह रहा है इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विकल्प में है आपके किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, अगला है बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करना, अगला है आपका जैविक खेती को देश में बढ़ावा देना, फिर अगला है आदिवासियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम आशा। अभी आपका हम फुल फॉर्म बता देंगे तो आप जो है कहेंगे कि नहीं यही इसका उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हम इसका फुल फॉर्म पहले नहीं बताएंगे। तो आप बताइए इसका जो है किस कारण से इसका मतलब इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर आपका रहेगा किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य, उपज को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। किसान जो उपज उत्पादन करते हैं उसका जो है लाभकारी मूल्य में कैसे परिवर्तन किया जा सके या कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए यह योजना लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, तो यही एक नाम ही है, देखिएगा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, सॉरी योजना नहीं अभियान। तो इसका नाम यह है फुल फॉर्म, इसको भी ध्यान रखना है। यही इसका मतलब उद्देश्य यही है, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। तो ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था आपको हम बता देते हैं। केंद्र ने जो है 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत जो है उसका फाइनेंस कमीशन का जो साइकिल है उसके तहत पीएम आशा योजना को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को जो है स्थिर करती है। तो जैसे क्या होता है, जो केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, तो जो एजेंसियां होती हैं केंद्रीय, उस केंद्रीय एजेंसियों के तहत जो है सरकार किसानों की जो उत्पादन होता है उसको खरीदती है, जिससे उनको जो है सुनिश्चित उनका जो एक निश्चित उनको दाम मिल सके। इसके कारण से जो है ये योजना शुरू किया गया था, जिससे उनको लाभकारी मूल्य मिल सके। तो 2 सितंबर 2018 में पीएम आशा योजना लॉन्च किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत किस देश में जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स मतलब सहायता वाला है, टू मरीन नेविगेशन IALA का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। तो आपको बताना किस देश में ये जो है, किस देश की ये जो है एनजीओ के तहत कार्य करता था संगठन, इसमें जो है भारत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। विकल्प सिंगापुर, जापान, फ्रांस, मालदीव। तो कहा जो है किस देश में भारत निर्वाचित हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर में जो है, ये सिंगापुर का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है भारत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। तो भारत को जो है सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त नहीं किया गया, चुना गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें देखेंगे पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री KT रामचंद्रन ने जो है सिंगापुर में जारी IALA की पहली आम सभा में, ये पहली आम सभा थी, स्थापना इसका देखेंगे तो 1957 में हो चुका था, लेकिन अभी ये इंटरनेशनल लेवल पर, ये इंटरनेशनल लेवल की संगठन बन गई है। अभी तक ये लोकल लेवल पर काम करते थे। तो इसकी पहली आम सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो है नेतृत्व किया है, वहीं भारत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सिंगापुर इसका जो है अध्यक्ष तो है ही है। भारत का इसका उपाध्यक्ष चुना गया है, चुना जाना जो है उसके टिकाऊ और सुरक्षित
समुद्री नेविगेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जो है पुष्टि करते हुए समुद्री मामलों में इसके मजबूत नेतृत्व और योगदान को जो है रेखांकित करता है। भारत का जो है किस तरह से समुद्री मामले में हस्तक्षेप है, उसकी बढ़ती जो है साख है, इसकी जो है इसको महत्व को बताते हुए उसको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत को। तो याद रखना ये इंटरनेशनल लेवल पर एक जो है अभी संगठन बन गया है, एनजीओ के रूप में कार्य करता था। तो भारत जो है दिसंबर 2025 में अब की वर्ष ही IALA परिषद की बैठक आयोजित करेगा और जो है 2027 में मुंबई में IALA सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी करेगा। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगले 2027 में क्या होगा, आम सभा कहाँ होगा, मुंबई में होगा, इसके कारण से। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, भारत किस देश के साथ लिथियम का पता लगाने एवं खनन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत किस देश के साथ जो है लिथियम के जो है पता लगाने के लिए समझौता किया है। विकल्प में आपका चिली, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया। तो किस देश के साथ समझौता किया है, सही उत्तर आपका रहेगा अर्जेंटीना के साथ यह समझौता किया है भारत ने। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। देखिएगा अभी आपको लिथियम ट्रायंगल बताते हैं। लिथियम ट्रायंगल में 3 देश शामिल होते हैं, ABC मतलब क्या होगा, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये देश आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो लिथियम का ट्रायंगल है, विश्व में सबसे ज्यादा जो है लिथियम इसी ट्रायंगल में पाए जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये समझौता किया गया है भारत ने अर्जेंटीना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की जो है पुष्टि की है। और इस सहयोग से लिथियम का पता लगाने संबंधी परियोजनाओं में तेजी आने, संसाधन सुरक्षा बढ़ाने और लैटिन अमेरिकी खनन परिदृश्य में जो है भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। देखेंगे अभी ये ट्रायंगल आपका है, कौन सा ट्रायंगल है, लिथियम का ट्रायंगल है ये। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, कौन लिथियम ट्रायंगल में कैसे कौन कौन से देश हैं, तो ABC इस तरह से। अब इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ये दक्षिण अमेरिकी देश है तीनों। विश्व में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है लिथियम का भंडार कहाँ है, आपके चिली में है। और ये सब देश में मिला करके पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भंडार यही इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका जो देखेंगे अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये तीनों देश इसके लिथियम ट्रायंगल के पार्ट हैं। ये आपसे कोई और दूसरा देश पूछ ले तो वो आपको ध्यान रखना कि ये और दूसरे देश इसमें शामिल नहीं हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो ये जो है सर्बानंद सोनोवाल जो है असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री है, तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, विकल्प में है महानदी, किस नदी में, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा। तो किस नदी में इसका उद्घाटन किया गया है, सही उत्तर आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी में। और राज्य अगर पूछा जाए तो असम में इसका उद्घाटन किया गया है। ये देखिएगा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने जो है असम के जोगी घोपी में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया है। लगभग 82 करोड़ के रुपए के लागत से यह बना है। 2021 में इसकी जो है आधारशिला रखी गई थी, लेकिन अभी इसका उद्घाटन किया गया है। यह टर्मिनल जो है क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने तथा भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को जो है बढ़ावा देगा। इस टर्मिनल से जो आप देखेंगे, अभी लोकेशन तो आपका नहीं लगाएंगे, अगर असम यहाँ देखेंगे तो इसके इधर में आपका कौन सा देश है, सॉरी इसके नीचे में आपका ये नहीं है, इसके नीचे में आपका जो है बांग्लादेश है, असम के सटा हुआ सीमा साझा करता है, और इधर आपका भूटान है। तो इससे जो है त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अगला है, चर्चा में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको बताना है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में। तो विकल्प में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ स्थित है इसका लोकेशन, तो ये जो है केरल में आपका स्थित है। परम्बिकुलम एक नदी भी है, तो ध्यान रखना है, इसी टाइगर रिजर्व से जाता है, इसलिए उसका नाम भी वही पड़ा है। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में जो है वन विभाग द्वारा किए गए एक जीव संरक्षण में जो है सर्वेक्षण में 15 नई प्रजातियां जो है पाई गई हैं, दर्ज की गई हैं।
तो इसलिए ये चर्चा में था। स्थिति देखेंगे तो परम्बिकुलम और त्रिशूल जिला है केरल का, वहां ये स्थित है। और परम्बिकुलम, सोलायार और थेक्कड़ी नदियां इसी रिजर्व से होकर के जाती हैं। तो ये नदी आपसे पूछे अगर कहाँ है तो आपको बताना है ये तीनों नदियां आपके इसी परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती हैं और केरल की ये नदियां हैं। इस जो है टाइगर रिजर्व में कादर, मालासर, मुदुवर और मालासर ये सब जनजातियां वहां पाई जाती हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। अगला है भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत और नेपाल कौन कौन से संगठन जो है इसको संस्था इस हस्ताक्षर जो है किया है, किस लिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो है सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो विकल्प आप देख लीजिएगा, कौन सा विकल्प है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा CSIR और NAST, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को जो है प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसको कहते हैं और नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान NAST ने 18 फरवरी को यह समझौता फरवरी को CSIR राष्ट्रीय बौद्धिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में इस समझौते को है हस्ताक्षर किए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जो है वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं आप उसको बताया करिएगा और सेशन पूरा लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर मिल जाएंगे। और ये देखिएगा, इतना बेसिक बातें भी जो आपको स्टैटिक बता देता हूं कि यहाँ आपको जो है हर विषय में आपको मदद मिलने की पूरी संभावना है। तो थैंक यू आज के लिए, फिर मिलते हैं नए सेशन में।